नमस्कार। पत्रिका टीवी के शी लीड्स फैमिली शो में हर बार की तरह इस बार भी हम आपके सामने लेकर आए एक नई शख्सियत। आज हम जिस शख्सियत से आपको मिलवाने जा रहे हैं बेहद खूबसूरत और टैलेंटेड होने के साथ साथ इस जयपुर शहर की बहुत जानी मानी एंकर है। ये एंटरप्रेन्योर भी है और साथ में मॉडलिंग भी करती है। तो हम खास मुलाकात करेंगे रीत के साथ। रीत, बहुत बहुत स्वागत है आपका पत्रिका स्टूडियो में। मॉडलिंग आप करती है, एंटरप्रेन्योर आप हैं, एंकर भी आप करती है। शुरुआत आपकी जो हुई थी, एंकरिंग आपने पहले की, मॉडलिंग पहले की, या पहले आप एंटरप्रेन्योर बनी? पहले मैंने शुरुआत की एंकरिंग के साथ जी, उसी के साथ मैं इस इंडस्ट्री में आई। और अगर मैं कहूँ कि शुरुआत तो मैंने स्कूल टाइम से कर दी थी, बिकॉज स्कूल के टाइम से मेरे को स्टेज से बहुत ज़्यादा लगाव था। स्टेज और माइक मिलते ही मुझे लगता था कि बस यही वो ज़िंदगी के पल हैं जहाँ पे मैं जीना चाहती हूँ, यही वो पल हैं जो मुझे खुशी देते हैं जी। क्योंकि जब स्कूल में मैं जब थी तो मैं नेशनल लेवल डिबेटर रह चुकी हूँ और स्कूल के बहुत सारे फंक्शंस में एंकर कर चुकी थी। तो उसी टाइम से ना स्टेज से तो वो प्यार था, स्टेज और माइक मिलते ही ऐसा लगता था कि हाँ बस यहीं रहना है। जनरली बच्चों का होता है ना, मम्मी पापा का सपना होता है कि बच्चे इंजीनियर बने, डॉक्टर बने, आर्मी में जाए, डिफेंस सर्विस से आईएएस ऑफिसर बने। आपके साथ इस तरह का कभी कुछ हुआ? बिल्कुल, मेरे साथ भी ऐसा ही था। एक्चुअली मेरे पेरेंट्स चाहते थे, इनफैक्ट मेरे फादर चाहते थे कि मैं आईएएस ऑफिसर बनूं, बट आई डोंट नो, 12th तक मुझे भी यही लगता था कि मैं आईएएस ऑफिसर बनूंगी, आईएएस ऑफिसर बनूंगी। कोई भी पूछता था तो मैं सबको यही बोलती थी हाँ मुझे आईएएस ऑफिसर बनना है, बिकॉज तब तक आई डोंट थिंक कि मुझे नॉलेज था या नहीं था इन सब के बारे में। बट कहते हैं कि डेस्टिनी जहाँ लेके जाती है वहाँ पे लास्ट में हम वहीं चले जाते हैं, और तो आज मैं यहाँ हूँ। तो आपको याद है आपने जो एंकरिंग स्टार्ट की कॉलेज स्कूल में, तो आप चलिए स्कूल में आप करते थे, प्रोफेशनल तरीके से जो आपने स्टार्ट की वो आपने कब? मैंने प्रोफेशनली एक कॉर्पोरेट कंपनी जॉय के साथ में किया था, मैंने काम स्टार्ट किया था। और आज 5 साल से ज्यादा मुझे हो गए हैं इस इंडस्ट्री के अंदर। 5 साल से ज्यादा आप काम करें। बहुत डिफरेंट तरीके के आपने एंकर किए होंगे शो। किस किस तरह के शो आप एंकर करते हैं? हर तरह के फंक्शंस के अंदर, हर तरह के इवेंट्स के अंदर एंकरिंग की है। भले ही फिर चाहे वो कॉर्पोरेट इवेंट्स हो, प्रोडक्ट लॉन्च हो, लाइव शोज हो, मूवी प्रमोशंस हो, सेलिब्रिटी इवेंट्स हो, या फिर वेडिंग इवेंट्स हो, हर तरह के प्रोग्राम ने मैंने इवेंट्स में एंकरिंग की है। उसके साथ ही मैंने नेशनली ही नहीं इंटरनेशनली भी एंकरिंग की है। ओके, इंटरनेशनल लेवल तक आप एंकर कर चुके हैं, डिफरेंट तरीके के प्रोग्राम आपने एंकर किए। सबसे ज्यादा किस तरह का आपको प्रोग्राम एंकर करना ज्यादा पसंद आता है? मुझे अगर पूछा जाए, बेसिकली अगर मेरा जो फेवरेट है वो कॉर्पोरेट्स मेरे बहुत ज़्यादा फेवरेट हैं। बिकॉज अगर आपको नाम चाहिए तो कॉर्पोरेट्स एक वो जरिया है जो आपको नाम देते हैं, आपको फेम देते हैं। तो कभी ऐसा हुआ कोई डर, हालांकि आप स्कूल टाइम से कर रहे थे, आपको शौक भी है, कुछ खास तैयारियां भी आप जब जाते हैं शो एंकर करने के लिए कोई भी, तो उससे पहले कुछ प्रिपरेशन वगैरह करते हैं किस तरह की? नहीं, अगर बेसिकली मेरे बारे में पर्सनली पूछा जाए तो मैं किसी भी तरह की कोई भी प्रिपरेशन नहीं करती हूँ। अच्छा, मतलब सीधा पहुंच जो ऑन द स्पॉट जो होता है, सब कुछ स्पॉन्टेनियस होता है उसी टाइम। ओके। सेलिब्रिटीज का जैसे आप बता रहे थे, सेलिब्रिटीज की भी आपने शो होस्ट किया है, एंकर किया है, तो कुछ खास ऐसे किसी से जुड़ी हुई कोई ऐसी याद हो जो आप हमारे साथ शेयर करना चाहें? देखिए, मैं याद के बारे में इतना कहना चाहूंगी कि जब तक मैं स्कूल में थी, जब तक मैं इस इंडस्ट्री के अंदर नहीं आती थी, तो मुझे लगता था कि सेलिब्रिटीज का बहुत क्रेज था मुझ पे भी, जैसे सब में होता है कि यार सेलिब्रिटीज हैं, उनसे एक बार मिलना है, एक बार मिलना है। बट जब मैं इस इंडस्ट्री के अंदर आई तो मैंने जब सेलिब्रिटीज से मैं बात करती थी, देन आई फील लाइक कि यार वो हमारे जैसे ही इंसान है। वो जब मैं उनके साथ बैठी रहती थी, जब हम गॉसिप करते थे, बातें करते थे, तो लगता था कि वो हमसे अलग नहीं है। सिर्फ वो एक लेवल होता है, एक मुकाम होता है जो उन्होंने अपनी मेहनत के जरिए हासिल किया है, उसी के जरिए आज हम सब लोग उनसे मिलना चाहते थे। तो उसी तरह मुझे लगता था कि बस वो मेहनत के बाद उनके एक मुकाम पे वो जा चुके हैं, जिसकी वजह से हम सब लोग कहते थे कि यार ये सेलिब्रिटीज हैं, इनसे मिलना है। ये इंडस्ट्री जो है इसको बोलते हैं ग्लैमर वर्ड से जुड़ी हुई है। आप बीइंग अ वुमन या बीइंग अ गर्ल, आपको किसी तरह की कोई प्रॉब्लम आपको लगता है फेस करनी पड़ी? देखिए, अगर पर्सनली मैं कहूँ तो मुझे किसी तरह की कोई प्रॉब्लम फेस नहीं करनी पड़ी, बिकॉज मुझे पता है मुझे किस तरह से काम करना है। मुझे पता है मेरी लिमिट्स क्या हैं, मुझे पता है कि मुझे किन दायरों में रह के मुझे काम करना है। मुझे बिकॉज मेरे काम पे फोकस करना है तो मैंने अपने काम पे ही फोकस किया। फ्यूचर प्लान्स क्या है, आगे के बारे में आपने क्या सोचा है? फ्यूचर प्लान्स यही है कि इसी तरह इस इंडस्ट्री को सर्व करते रहना है, इसी इंडस्ट्री का हिस्सा बने रहना है। और साथ में जैसे कि आपने बताया था, एंटरप्रेन्योर वाली बात आपने कही थी, तो बस इसी तरह इसी इंडस्ट्री का हिस्सा मैं इसी तरह बनी रहूंगी। और आगे आने वाले टाइम में मैं चाहूंगी कि मैं किसी भी तरह, अगर सोशली किसी भी तरह मैं इस इंडस्ट्री के काम आ सकूं तो मैं वो जरूर करना चाहूंगी। कुछ नया मैं इस इंडस्ट्री के अंदर करना चाहती हूँ, इसीलिए मैंने ये फील्ड चूज किया। क्योंकि बहुत सारी चीजें हैं, अगर इस इंडस्ट्री के अंदर पहले आते हैं तो पेरेंट्स भी सोचते हैं कि यार
इस इंडस्ट्री में बच्चे को भेजूं या नहीं भेजूं। ये सबसे बड़ा सवाल होता है हमारी, बिकॉज इंडियन सोसाइटीज के अंदर बहुत ज्यादा होता है कि इस फील्ड के अंदर बच्चे को भेजना चाहिए या नहीं भेजना चाहिए। तो मैं कहूंगी कि अगर उनका आत्मविश्वास इतना ज्यादा है कि वो खुद कर सकते हैं चीजें, तो बिल्कुल किसी भी बच्चे की इच्छा को नहीं मारना चाहिए, क्योंकि उनके अंदर काबिलियत है तो जरूर वो आगे जाएंगे, क्योंकि काबिलियत के बलबूते पे हर इंसान ऊंचाइयों तक पहुंच सकता है, बुलंदियों तक पहुंच सकता है। बिल्कुल बिल्कुल सही, बहुत अच्छी बात बोली रीता आपने। आप जैसे पेरेंट्स की आप बात कर रहे थे कि आपका जॉब इस तरह का है, काम इस तरह, टाइम बहुत ज्यादा कंज्यूमिंग होता है इसके अंदर। तो जब पेरेंट्स को आपने बताया तो उनकी तरफ से किस तरह का आपको सपोर्ट मिला है? कभी ऐसा लगा कि जैसा बताइए फादर चाहते हैं आप IAS ऑफिसर बने, तो उनकी तरफ से कहीं कोई रिस्ट्रिक्शन या कहीं, क्योंकि पेरेंट्स के मन में टेंशन तो रहती है, बच्चे बेटी रात को लेट आएगी, बिल्कुल हर किसी का, क्योंकि उनका एक सेफ्टी कंसर्न रहता है, पेरेंट्स का सबका सेफ्टी कंसर्न रहता है कि हमारा बच्चा सेफ रहे, वो जहां भी है सेफ रहे। मेरी फैमिली के साथ भी सेम था। मैं इंडस्ट्री में नहीं थी और मेरे लिए, और इनफेक्ट मेरी फैमिली के लिए इंडस्ट्री नहीं थी, बिकॉज मेरी जनरेशन से स्टार्ट हो रहा था, मुझसे ये सब कुछ स्टार्ट हो रहा था मेरे घर के अंदर। तो मेरे लिए भी इंडस्ट्री नहीं थी, फैमिली के लिए नहीं थी। उन्हें भी वही डर था जो हर माँ बाप को होता है कि यार इस इंडस्ट्री के अंदर भेजे या नहीं भेजे बच्चे को, क्योंकि उनका सपना था कि मैं वही गवर्नमेंट जॉब्स के अंदर IAS ऑफिसर मैं बनूं, और फाइनली देन आई डोंट नो डेस्टिनी में जो भी था उस वजह से मैं आज यहाँ पे हूँ। तो बस इसी तरीके से बहुत उनका भी यही कंसर्न था कि सेफ रहूं, मैं जहां भी रहूं मैं सेफ रहूं। स्टार्टिंग में लगता था कि सबसे ज्यादा सपोर्ट अगर मैं कहूं तो मेरे पेरेंट्स तो मुझे करते ही हैं जी। उसके साथ में अगर सबसे ज्यादा सपोर्ट की बात करूं तो मेरे छोटे मामा मामी ने मुझे बहुत ज्यादा सपोर्ट किया है। लाइक जो भी मुझे बात कहनी होती थी मैं उनके साथ शेयर कर लेती थी, और वो मुझे एकदम बहुत ही अच्छे से गाइड करते थे। और उसके साथ में मैं आपको एक छोटा सा किस्सा बताना चाहूंगी कि मेरी दादी जी के बारे में। आप सोच सकते हैं कि उस जमाने की उस पीढ़ी के बारे में, तो जब मैं नेशनल लेवल पे डिबेट्स बोलती थी और मैं डिबेट्स का हिस्सा बनती थी, तो बेशक उनको सारी चीजें समझ में नहीं आती थी कि मैं जो वर्ड्स का यूज कर रही हूँ उनका मतलब क्या है, लेकिन उन्हें मेरा बोलने का अंदाज अच्छा लगता था, मेरे बोलने का तरीका अच्छा लगता था। वो चुपचाप से जब मैं जीत के आती थी तो मुझे रूम में ले जाके बोलती थी, गेट बंद करके बोलती थी, बेटा तूने क्या बोला, मुझे अब बता, मैं सुनना चाहती हूँ कि तूने क्या बोला। और पूरा शुरुआत से लेके अंत तक वो सारा सुनती थी, क्योंकि उन्हें मेरा बोलना अच्छा लगता था। भले ही उन्हें समझ में नहीं आया कि मैंने क्या बोला, बट उनको मेरी आवाज, मैं जिस तरह से बोलती थी वो अच्छा लगता था, तो वो मेरे लिए एक मोटिवेशन था। मतलब कहीं ना कहीं उनसे आपको बहुत ज्यादा मोटिवेशन मिला, सपोर्ट एक तरह से। बिल्कुल मुझे बहुत मोटिवेशन मिला। लेकिन ग्लैमर इंडस्ट्री के लिए बोलते हैं एक्सप्लॉयटेशन बहुत ज्यादा है लेडीज के लिए, तो इस तरह का कभी आपको ये थॉट इस तरह का आपके दिमाग में या आपके पेरेंट्स के दिमाग में ये चीज आई कि हमारी बेटी सेफ नहीं है इस फील्ड के अंदर, ऐसा कभी कुछ? देखिए बिल्कुल, जैसे कि हम आए दिन देखते हैं, न्यूज़पेपर्स में भी आती है, मीडिया के थ्रू बहुत सारी चीजें सामने आती हैं कि आज ये हो रहा है, आज वो हो रहा है, तो हर कोई पेरेंट डर जाएगा कि इस फील्ड के अंदर इतना सब कुछ हो रहा है। लेकिन मैं सिर्फ इतना ही कहूंगी कि वो सब कुछ आप पे निर्भर करता है। अगर आप सही हैं तो आपको कोई भी चीज कुछ भी नहीं हो सकता। अगर आप खुद सही हैं, क्योंकि इंसान कहते हैं कि हर किसी से झूठ बोल सकता है, लेकिन वो खुद से कभी झूठ नहीं बोल पाता। क्योंकि और मेरा मानना ये था कि जब मैं आईने के सामने खड़ी हूँ तो कम से कम मेरे अंदर वो चीज रहे कि मैं खुद से नजरें मिला पाऊँ। रीत, बातचीत का सिलसिला जारी रखेंगे, ब्रेक ले लेते हैं, ब्रेक के बाद आपसे फिर बात करेंगे। बिल्कुल। शी लीड्स फैमिली शो में फिलहाल वक्त एक छोटे से ब्रेक का, ब्रेक के बाद भी रीत से बातचीत का सिलसिला जारी रहेगा। बने पत्रिका टीवी के साथ। के बाद आपका स्वागत है, आप देख रहे हैं शी लीड्स फैमिली शो और हम बात कर रहे हैं रीत से। रीत, जिस इंडस्ट्री से आप जुड़ी हुई है, एक एंकर आप कर दी है, मॉडलिंग वगैरह आप कर रहे हैं, इवेंट के तरह से इवेंट इंडस्ट्री से आप जुड़े हुए, तो जहाँ पर इवेंट वर्ड लग जाता है तो वहाँ सामने वाला, मैं दूसरे लोगों की बात कर रही हूँ, उनके दिमाग में लगता है अच्छा इवेंट से जुड़ी हुई लड़की है, इजीली अवेलेबल, मतलब एक जो थॉट प्रोसेस होता है लोगों का वो चेंज होता है। आपको कभी इस तरह की चीज महसूस हुई, आपको सामना करना पड़ा इस तरह के लोगों का? देखिए मुझे बिल्कुल नहीं लगाना पड़ा, क्योंकि कहते हैं कि लोगों का काम होता है कहना। जितने ज्यादा मुंह होंगे उतनी ज्यादा बातें होंगी, जितने ज्यादा लोगों से हम मिलेंगे उतनी ज्यादा बातें होंगी। कहते हैं कि ये एक थॉट प्रोसेस होता है, ये सिर्फ परसेप्शन की बात ही होती है, ये इंसान का नजरिया होता है। मैं एक 4 पंक्तियां आपको बोलना चाहूंगी इस बारे में। भला बुरा ना कोई रूप रंग से कहाता है, नजर का भेद ही गुण दोष सब दिखाता है। ज्ञानी देखता है कीचड़ में कमल की कली, और किसी को चांद में भी दाग नजर आता है। तो ये वही उस नजरिए की बात है कि कोई किस तरह से किस चीज को देख रहा है। जी बिल्कुल बिल्कुल। जैसे हम ब्रेक से पहले बात कर रहे थे फैशन इंडस्ट्री की, आपने बात की थी, आप मॉडलिंग भी करती हैं जी।
ये मॉडलिंग एंकरिंग से मॉडलिंग किस तरह से चले गए आप? देखिए, मैं मॉडलिंग इस तरह से नहीं करती हूँ। अगर बहुत ही ज़्यादा रिक्वेस्ट होती है और बहुत ही अच्छा प्रोजेक्ट अगर होता है तो ही मैं मॉडलिंग करती हूँ। बेसिकली अगर मैं बात करूँ तो पैशन है मेरा एंकरिंग जी, और इस पैशन की वजह से ही मैं आज यहाँ हूँ, इस पैशन की वजह से ही मैं आज इस इंडस्ट्री में हूँ। क्योंकि कहते हैं अगर आप अपने पैशन को फॉलो करते रहेंगे ना तो आपको कभी भी उस काम में कभी थकान महसूस नहीं होगी। तो फैशन की बात मैं करूं, अगर फैशन इंडस्ट्री में जैसे आप बोल रहे हैं मॉडलिंग की बात अगर आप कर रहे हैं, तो मॉडलिंग मैं उन्हीं के लिए करती हूँ जो बहुत अच्छे अगर इवेंट्स आते हैं तो मतलब कुछ मैं कहूँगी कुछ सिलेक्टिव जिसमें मुझे सेटिस्फेक्शन मिले। अदरवाइज मैं हैप्पी हूँ अपनी कंपनी के साथ में और अपने एंकरिंग के साथ में। आप एंटरप्रेन्योर भी हैं, उसके बारे में थोड़ा बताइए। ये किस तरह आपने शुरू किया? आपकी खुद की कंपनी आपने स्टार्ट की है, क्या क्या है? देखिए, मैंने खुद की कंपनी स्टार्ट की है। मैं आपको बताऊं तो मेरा पूरा फैमिली बैकग्राउंड बिजनेस का ही है। ओके। तो वो मतलब मन में था कि हाँ, पैशन अपनी जगह है लेकिन साथ में मुझे अपना बिजनेस भी करना है। तो पापा की कंस्ट्रक्शन कंपनी है। मैंने एक कंस्ट्रक्शन कंपनी ना ज्वाइन करके, क्योंकि आज तक बचपन से हम सब सोचते आए हैं कि हम सबको ये नाम मिला है कि हाँ ये इनकी बेटी है, ये इनका बेटा है, ये चीजें हम सुनते आए हैं। मेरा सपना था कि मेरे नाम से मेरे पेरेंट्स को पहचान मिले। मैं ये चाहती थी कि अगर मेरे पेरेंट्स बाहर से निकले तो कोई उन्हें ये भी कहे कि हाँ ये मेरे मम्मी पापा हैं, ये मेरे पेरेंट्स हैं, वो प्राउडली कह सकें। तो इसीलिए मैंने शुरुआत की। 1 साल तक मैंने एंकरिंग की। उसके बाद में वहीं से जो भी सेविंग्स वगैरह हुई उसके बाद में मैंने इन्वेस्ट किया कंपनी के अंदर। तो उसी के बाद बस ये सिलसिला शुरू हो गया और कारवां चल। किस तरह के काम आप लोग कर रहे हैं कंपनी के? मैं हर तरह के इवेंट्स उसके अंदर करते हैं, भले वो गवर्नमेंट इवेंट्स हों, भले वो कॉर्पोरेट इवेंट्स हों, वेडिंग्स हों, मतलब आप कहिए तो एक कंप्लीट सोल्यूशन, एक पैकेज हम देते हैं उसके अंदर। तो कितने लोगों की टीम है आपके साथ, और लोग भी आपके साथ जुड़े हुए हैं इसमें? जी बिल्कुल जुड़े हुए हैं। ये हम लोगों की टीम मैं अगर आपको कहूँ तो 35 परमानेंट मेंबर्स हमारे साथ हैं। उसके अलावा बहुत सारे फ्रीलांसिंग की जब हमें जरूरत पड़ती है, मैन पावर बढ़ाने की जरूरत पड़ती है तो हम हायर कर लेते हैं। अच्छा, जब आपने कंपनी स्टार्ट की तब आपके पापा ने कुछ नहीं बोला बेटा ये भी करना है तुम्हें साथ में? नहीं, कंपनी के लिए पापा ने कुछ नहीं बोला, कंपनी के लिए बिल्कुल भी कुछ भी नहीं बोला। ठीक है, तुझे करना है कर ले। इनफैक्ट पापा खुद एग्जांपल्स देते थे कि हाँ इवेंट कंपनी बहुत ज्यादा स्कोप है काफी, क्योंकि उन्होंने भी बहुत सुना है कि ठीक है बिजनेस करना है। बिकॉज बिजनेस के लिए उनका थॉट प्रोसेस अलग था। बिजनेस करना है, बिजनेस में कोई रुकावट नहीं है, कुछ भी नहीं है, आराम से करो। तो उसके लिए मुझे कुछ भी नहीं फेस करना पड़ा। अच्छा, जयपुर में की अगर मैं बात करूं तो जयपुर में क्या स्कोप है इवेंट मैनेजमेंट कंपनीज का, कितना बढ़ रहा है क्या? देखिए, मैं बताऊं तो मैंने इस पर्सपेक्टिव से, इस माइंडसेट के साथ में नहीं ओपन किया था कि मुझे सिर्फ जयपुर में काम करना है या फिर मुझे सिर्फ राजस्थान में काम करना है। क्योंकि अगर मार्केट की बात की जाए तो मार्केट के अंदर कंडीशन ऐसी है कि हर कोई इवेंट कंपनी खोल के बैठा। अगर मैं किसी की भी बात करूं, अगर छोटे से छोटा इंसान भी है तो वो अपने आप को इवेंट मैनेजर बता देता है। मतलब मैं कहूँ तो बहुत सारे लोग, एक ही जयपुर शहर में भी हम देखेंगे कि हमें बहुत सारे इवेंट कंपनीज के नाम मिल जाएंगे जी। लेकिन डिपेंड करता है कि आपको क्वालिटी वर्क कौन देता है, आपको उस लीग से हटके काम कौन प्रोवाइड करता है। मुझे एक बेंचमार्क सेट करना है कि हाँ इवेंट इंडस्ट्री के अंदर कुछ और भी होना है। भले ही टाइम लग सकता है क्योंकि धीरे धीरे काम करने के तरीके होते हैं सबके अलग अलग, भले ही धीरे धीरे, लेकिन हाँ मुझे पता है कि मुझे इस इंडस्ट्री को एक नया नाम देना है, मुझे बहुत आगे बहुत कुछ करना है। क्योंकि हर कोई इवेंट मैनेजर बन के हर कोई बैठा है, इवेंट कंपनी खोल के हर कोई बैठा है। इवन मैं कहूंगी कि एंकर्स भी बहुत सारे हैं। कोई भी आज आप देखते होंगे वेडिंग्स हर किसी के घर में होती हैं। हम स्टेज पे जाके कोई भी एंकर कर रहे हैं। इनफैक्ट मैंने भी बहुत अपने घर में जब शादियां होती है तो हम शौक में मजे में शादी में एंकरिंग कर लेते हैं। तो हर कोई, अगर किसी ने शादी में एंकरिंग कर ली तो वो अपने आप को एंकर बताने लगता है। लेकिन एंकरिंग वही तक सीमित नहीं रह जाती। एंकर वही नहीं कि अगर किसी ने वेडिंग इवेंट्स कर ली तो वो एंकर बन गया। उसके लिए आपको एक्सप्लोर करना पड़ता है अपने आप को, अपने आसपास की जगह को नोटिस करके हमें बहुत कुछ नया सीखना पड़ता है। क्योंकि लोग आपको जब देखते हैं तो वो आपसे इन्फ्लुएंस भी होते हैं। और मेरा यही मानना है कि मैं लोगों को इंस्पायर करना चाहती हूँ, उनसे कम्पीट नहीं करना चाहती। क्योंकि अगर मार्केट में देखा जाए तो कंपटीशन है, कोई ये नहीं चाहता कि लोग मुझसे इंस्पायर हों, बट मैं चाहती हूँ कि लोग मुझसे इंस्पायर हों। इवन आई एम द फर्स्ट फीमेल एंकर जिसने राजस्थान में इस एज के अंदर काम स्टार्ट किया। और मुझे आपकी एज पूछनी चाहिए या नहीं पूछनी चाहिए?
अब वो आप खुद भी समझदार हैं, मुझसे ज्यादा तजुर्बा आपके पास है। अच्छा, बेंचमार्क सेट करने की आप बात कर रहे थे, वो बेंचमार्क आप किस तरह से सेट कर रहे हैं? देखिए, इवेंट इंडस्ट्री एक ऐसी इंडस्ट्री है जहां पे क्रिएटिविटी का कोई अंत नहीं है। हम कुछ भी क्रिएटिव कर सकते हैं यहाँ पे। हम आज देखते हैं आए दिन अवार्ड्स होते हैं, वो किसी भी तरह के अवार्ड्स हो जाते हैं, फैशन शोज, इतने सारे ब्यूटी पेजेंट्स यहाँ पे जयपुर में हो रहे हैं। लेकिन आप एक बार सोच के देखिए, अगर आपने नोटिस किया हो तो हर कोई जयपुर के अंदर ब्यूटी पेजेंट का खिताब लिए खड़ा है। बिल्कुल। तो उसमें आपकी क्वालिटी कहीं ना कहीं खो रही है, तो हम देख नहीं पा रहे। लेकिन वो चीजें अगर कोई इंसान ढंग से सोचेगा तो हम देख पाएंगे कि कहीं ना कहीं वो जो क्वालिटी वर्क है वो कहीं ना कहीं खोता जा रहा है। मुझे वो क्वालिटी वापस इस इंडस्ट्री के अंदर लानी है कि हाँ, क्वालिटी वर्क कुछ होता है, क्योंकि जहां पे क्वालिटी होती है वहां पे आपका काम बोलता है। मतलब ये मान के चल रही कि जो यहाँ पे इवेंट्स हो रहे हैं वो उस तरह उस लेवल के नहीं हो रहे जैसे होने चाहिए? देखिए, ऐसा नहीं है, हर सिक्के के दो पहलू होते हैं। यहाँ पे बहुत सारे इवेंट्स हैं, बहुत सारी इवेंट कंपनीज ऐसी हैं जो लाइक बहुत ही इनक्रेडिबल वर्क कर रही हैं, बहुत अच्छा काम कर रही हैं। लेकिन दूसरी ही तरफ ऐसी कंपनीज भी हैं जो सिर्फ काम ही कर रही हैं। मैं ये जानना चाहती हूँ, एंकरिंग आप कर रही हैं, एंकर बनने के लिए, अच्छा सक्सेसफुल एंकर बनने के लिए क्या क्वालिटीज होनी चाहिए? देखिए, सक्सेसफुल एंकर बनने के लिए मेरे हिसाब से सबसे पहले आपके अंदर वो जुनून होना चाहिए, वो पैशन होना चाहिए, वो ललक होनी चाहिए कि हाँ, मुझे ये काम करना है। जब तक आप उस काम से प्यार नहीं करेंगे तो आपसे वो काम भी प्यार नहीं करेगा। इनफैक्ट अगर आप देखें तो अगर 2 मिनट पहले अगर मेरी लाइफ में कुछ हुआ भी है लेकिन 2 मिनट बाद में मेरा इवेंट स्टार्ट होना है, तो मैं ऑडियंस के सामने ये जाहिर नहीं कर सकती कि मेरी लाइफ में क्या हुआ है। उनके लिए हम एंटरटेनर्स हैं, तो उन्हें हमें एंटरटेन करना है। बिल्कुल। तो जब तक आप उस पैशन के साथ में नहीं स्टेज पे उतरेंगे, उस प्यार के साथ में स्टेज पे नहीं उतरेंगे, तो वो चीज़ें दिल से निकल के नहीं आएंगी। उसके लिए आपका स्पॉन्टेनियस होना बहुत ज़रूरी है, आपका कॉमन सेंस बहुत अच्छा होना चाहिए। उसके साथ में ही एक चीज़ मैं बोलना चाहूँगी कि प्रोनाउंसिएशन। जी, प्रोनाउंसिएशन सबसे बड़ी चीज़ है, क्योंकि लोग आपको सुनते हैं, हमें नहीं पता चलता जल्दी जल्दी में हम क्या बोल जाते हैं, लेकिन सुनने वाला बहुत जल्दी ऑब्जर्व कर लेता है कि ये चीज़ हमने गलत प्रोनाउंस की है। तो प्रोनाउंसिएशन, हमारा जो उच्चारण है वो सही होना चाहिए। क्योंकि अगर हम स्टेज पे खड़े हैं तो सामने वाला इतना एक्सपेक्ट करता है कि जो हम बोलें वो एकदम सही हो। मैं ये नहीं कहूँगी कि अगर आपको इंग्लिश आती है तो ही आप एंकर बन सकते हैं, या आपको हिंदी आती है तो ही आप एंकर बन सकते हैं। आप एंकर किसी भी लैंग्वेज में बन सकते हैं, लेकिन बस ज़रूरी है तो प्रोनाउंसिएशन, आपका कॉन्फिडेंस और आपका पैशन। रीत, बातचीत का सिलसिला में एक बार छोटा सा ब्रेक लेते हैं, रोकेंगे। ब्रेक के बाद आपसे बात करेंगे और उसके बाद मैं चाहूंगी आपकी मदर और आपके जो ब्रदर हैं उनको भी इंक्लूड करें, साथ में लेकर आए। बिल्कुल। और उनसे मैं पूछती हूँ उनकी ड्रीम्स क्या है आपको लेके। बिल्कुल। शी लीड्स फैमिली शो में फिलहाल वक्त एक और छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद भी रीत से बातचीत का सिलसिला जारी रहेगा, बने रहिए बातें टीवी के साथ। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है, आप देख रहे हैं शी लीड्स फैमिली शो और हम बात कर रहे थे रीत से। ब्रेक इस वक्त हमारे साथ रीत की फैमिली भी पूरी यहाँ पर मौजूद है। रीत की मदर हमारे साथ है, रीत के ब्रदर भी यहाँ है। तो सबसे पहले हम बात कर रहे थे उनकी मम्मी से और थोड़ा सा रीत के बारे में और जानने की कोशिश करते हैं। मैम, बहुत बहुत स्वागत है आपका पत्रिका स्टूडियो में। आपका नाम और परिचय दीजिए आप पहले प्लीज। मेरा नाम सुनीता चौधरी जी। मेरे हस्बैंड का नाम राकेश चौधरी। मैम, मैं रीत के बारे में थोड़ा सा जानना चाह रही थी। एंकरिंग करती हैं, इतने लंबे टाइम से करिए, बचपन से इन्होंने मुझे बताया कि बचपन से इनको एंकरिंग का शौक था। आप क्या चाहती थी आपकी बेटी बड़े होकर क्या बने? हमारा यही सपना था कि ये IAS ऑफिसर बने। जी। लेकिन इसने 12th की तब तक यही था, बाद में इसका ये शुरू से ही इसकी यही थी कि मैं कुछ अलग हटके कुछ करना है। जो जी। ये 12th तक स्कूल लाइफ में इसने एंकरिंग की, डिबेट वगैरह नेशनल लेवल पे सब कुछ किया और इसकी यही इच्छा थी। जब इन्होंने आपको बताया कि मुझे ना तो IAS ऑफिसर बनना है ना कुछ और करना है, मुझे तो एंकरिंग करनी है, कॉलेज लाइफ में आई है तब जी ये कुछ समझने लगी इसके बारे में। इतने तो इसका भी यही सपना था कि मैं IAS ऑफिसर बनूंगी। फिर ये बोले मैं तो इस लाइन में, इसकी शुरू से यही रुचि थी इसमें, तो ये इसके।
आपको जब हमारे बच्चे बाहर निकलते हैं, बाहर जाके काम करते हैं, खासतौर पे इस तरह का काम हम कर रहे हैं कि हमें लेट नाइट आना पड़ रहा है, कई जॉब इस तरह की है कि जिसमें लड़कियों को लेट नाइट तक काम करना पड़ता है, तो आस पड़ोस के लोग, हमारी सोसाइटी के जो लोग हैं, उनकी उंगलियां सबसे पहले उठती हैं। उनकी सबसे पहले। कभी इस तरह की प्रॉब्लम आपको लगा, आपको फेस करनी पड़ी, आपको भी कभी इस तरह का कुछ चीजें सुनने को मिली अपने आस पड़ोस के लोगों से, या आपके रिश्तेदारों में भी कई बार इस तरह की चीजें होती हैं? जरूर सुनने को मिली ऐसी जी। लेकिन हमने कहा जिस दिन हमारी बेटी की तरफ कोई अंगुली उठा देगा उस दिन हम इस बात पे जी बिल्कुल बिल्कुल प्राउड महसूस करते हैं अपनी बेटी पे जो सक्सेस उनको मिली है। जी मैम, इनके बारे में थोड़ी सी और चीजें मुझे बताइए, इनको खाने पीने में क्या पसंद है, किस तरह के शौक क्या है इनके, उसके बारे में थोड़ा सा बताइए। हाँ जी। इसको खाने पीने में मीठा ज्यादा पसंद नहीं है, इसको कंट्रोल करके रखना पड़ता है अपने आप को। जी मीठा तो इसको बहुत कम पसंद है। हाँ जी। और वैसे क्या शौक है इनको? इसको शौक बस यही अपने एंकरिंग के अलावा फ्री टाइम जब होता है तो ये क्या करती है? फ्री टाइम टीवी देख लेती है, गाने सुन लेती है, यही शौक है इसको। तो आगे फ्यूचर में क्या देखती है, कहाँ देखती है इनका फ्यूचर किस तरह का होगा, कहाँ मान के चलती है, किस लेवल पे ये पहुंचने वाले हैं? ये बहुत कुछ कर सकती है, ये मान के चलती है आपकी बहुत कुछ कर सकती है। जी शुक्रिया। टैलेंट है ये जी बिल्कुल बिल्कुल। शुक्रिया मैम। आपके सन भी यहाँ पर बैठे हैं, मैं उनसे भी थोड़ा सा उनकी सिस्टर के बारे में और जानने की कोशिश करती हूँ। जी बिल्कुल। आपका स्वागत है बहुत बहुत पत्रिका स्टूडियो में। आपका परिचय दीजिए, आपका नाम अगर बताइए, आप क्या कर रहे हैं? मेरा नाम हार्दिक चौधरी है, मैं नीट की तैयारी कर रहा हूँ, अभी मैंने 12th पास करी है इस साल। ओके। आपकी सिस्टर आपको ये एंकरिंग करती है, आप नीट की तैयारी कर रहे हैं, आपके फादर बिजनेसमैन है, बिल्कुल सब कुछ बिल्कुल अलग अलग है सारा। इसके पीछे बहुत लंबी कहानी है, मैं चाहूंगी वो कहानी शॉर्ट में हमारे दर्शकों को आप बताएं। इसके पीछे एक बहुत लंबी कहानी है। जैसे दीदी को स्टार्टिंग से स्टेज से बहुत ज्यादा लगाव था। मेरे को स्टार्टिंग से नहीं पता था, मेरे को बस पापा का फैमिली बैकग्राउंड बिजनेस से, तो मेरे को लगता था कि हाँ मेरे को बिजनेस ही करना है। मेरे को आज भी ऐसा लगता है कि मेरे को बिजनेस करना है, मैं आगे जाके बिजनेस ही करूंगा। लेकिन जैसे ही मैंने 10th पास करी, देन एक कंसर्न आ जाता है कि हाँ अपन को फ्यूचर में क्या करना है। तो मैं और पापा अकेले ट्रैवल कर रहे थे साथ में, तो मैंने पापा से डिस्कस कर रहा था, पापा कौन सा क्या करना है। अपने घर से कोई डॉक्टर नहीं निकला, चलो इस बार डॉक्टर की इस लाइन में जाके देखते हैं, कोशिश करता हूँ। तो पापा ने कहा ठीक है, देखो जैसा अच्छा लगे तो कर लेना। तो पापा ने पूरी फ्रीडम दे दी कि करना है। देन अभी पूरी कोशिश से पापा का परिवार का पूरा एक सपना हो गया कि हाँ अपने घर से एक डॉक्टर निकलेगा। तो मेरे को एक बार ये सपना पूरा करना है कि हाँ अपने परिवार से भी एक डॉक्टर निकल गया। बाकी जैसा कि दीदी ने भी बताया है कि फैमिली बैकग्राउंड बिजनेस से है, तो मैं भी आगे जाके पापा का बिजनेस और ज्यादा आगे करना चाहता हूँ, उसी बिजनेस को कंटिन्यू करना चाहता हूँ। अच्छा, सिस्टर है, आप दोनों हर घर में होता है, भाई बहन होते हैं, तो झगड़ा भी दोनों के बीच में जरूर होता है। बहुत ज्यादा होता है। अभी तो 4-5 साल से तो कम हो गया जब से दीदी इस लाइन में आ गई। उससे पहले होता था? उससे पहले झगड़े की शुरुआत आप करते थे या दीदी करते थे? मैं ही करता था। तो बहन तो बड़ी है, तो बड़ी बहन से तो झगड़ा नहीं करना चाहिए। छोटी छोटी बात पे, जैसे दीदी एंकरिंग लाइन में तो कुछ भी मतलब बोल देती है, गुस्सा बहुत जल्दी आता है दीदी को। तो बाद में मैं कुछ भी बोल देता था, दीदी इरिटेट हो जाती थी, तो बाद में इसी से लड़ाई शुरू हो जाती थी। बाकी ऐसे कोई पर्टिकुलर लड़ाई नहीं होती थी। अच्छा, लड़ाई तो चली हो गई, फिर मनाता कौन था एक दूसरे को? मेरे को ही मनाना पड़ता था, ये तो काफी मनाई की बड़ी रह गई। तो इनको गुस्सा आने की वजह क्या है? शॉर्ट टाइम बड़े बचपन से ही इनका गुस्सा ऐसे ही है? हाँ बचपन से ही ऐसा ही है। तो वजह क्या है इतना गुस्सा? देखिए, मैं कुछ गलत नहीं सुन सकती जब तक मैं गलत नहीं हूँ। तो मैं अगर कोई मेरे बारे में कुछ गलत बोलेगा तो मैं वो नहीं सुन सकती। जिस दिन मैं गलत होंगी उस दिन अगर 4 लोग भी खड़े होकर मुझे गलत बोलेंगे, जितना भी गुस्सा करेंगे मैं सुन लूंगी। लेकिन जब तक मैं गलत नहीं हूँ तो मैं नहीं सुन सकती, बिकॉज मेरे लिए मेरा सेल्फ रिस्पेक्ट सबसे बड़ा है। जी बिल्कुल बिल्कुल, वो बहुत जरूरी भी होना भी चाहिए। तो इसको मैं ये नहीं कहूंगी कि मैं शॉर्ट टेम्पर्ड हूँ या क्या हूँ, बट मेरे लिए मेरा सेल्फ रिस्पेक्ट सबसे बड़ा है। और यही चाहूंगी कि सबके लिए उनका सेल्फ रिस्पेक्ट इम्पोर्टेंट होना चाहिए। लेकिन जब भाई बहनों की बात होती है वहां पर इस तरह की चीजें तो नहीं होनी चाहिए? नहीं, भाई बहनों की बात वाली चीज नहीं है। जैसे स्टार्ट ये करता था, मैं जाके कमरे में बैठ जाती थी कि नहीं ठीक है तूने कर लिया, मेरे को नहीं करनी बात। फिर यही आता था क्योंकि इसको काम होता था कुछ ना कुछ, दीदी मेरा ये काम कर देना, दीदी मुझे ये चाहिए। तो बस ऐसी चीजों से ये हो जाता था। तो वो मनाना पता नहीं चलता था, कब मना भी लेते थे और कब लड़ाई भी हो जाती थी और कब सारी चीजें बहुत जरूरी भी है। भाई बहन के बीच में अगर बॉन्डिंग है तो झगड़ा तो जरूर हो गई होगा। टाइम आप लोग जब मिलता है, आप फ्री टाइम जब होता है वो किस तरह से आप लोग स्पेंड करते हैं?
दोनों को घूमना पसंद है। हम दोनों को तो बाहर कहीं घूमने चले जाते हैं साथ में, लंबी लंबी, मतलब ज्यादा बातें नहीं हो पाती दीदी से इतनी ज्यादा, दीदी काम में बिजी रहती है। लेकिन जब भी बातें होती हैं या साथ में रहते हैं तो बाहर कहीं ना कहीं घूमने चले जाते हैं, वॉक पे चले जाते हैं शाम के टाइम पे, तो बातें चलती रहती है। हाँ ये चल रहा है मेरी लाइफ में, ये चल रहा है, ऐसा हो रहा है, बस इसी में टाइम स्पेंड हो जाता है। शॉपिंग बहुत ज्यादा पसंद है, तो जब भी होता है तो शॉपिंग के लिए निकल जाओ। और फ्री टाइम किस तरह से स्पेंड करते हैं, इनके इंटरेस्ट क्या है इसके अलावा? शॉपिंग तो इन्होंने बता दिया, उसके अलावा फिर क्या लाइक डिसलाइक क्या है दीदी के? डिसलाइक दीदी के तो जैसा कि दीदी ने बताया कि कुछ भी मतलब गलत हो रहा है वो तो हो गया, दीदी का ऐसा हो गया। बाकी दीदी को ऐसा तो कुछ नहीं है कि कुछ पसंद नहीं है, सब कुछ पसंद है, सब कुछ करना पसंद है। दीदी से बोलते मेरे को सब कुछ करना है, जैसे फैमिली से हाँ सब कुछ करना है अपन को, मैं ये भी कर सकता हूँ, ये भी कर सकता हूँ, तो सभी में इंटरेस्ट थोड़ा थोड़ा रहता है। आप अपने भाई के लिए अगर आप बताइए इनके लाइक डिसलाइक क्या है, इनको क्या पसंद है क्या नापसंद? आप दोनों की पसंद नापसंद कितनी मिलते जुलती, कुछ है ऐसा जो कॉमन है आप दोनों भाई बहनों में? इसे फास्ट फूड बहुत ज्यादा पसंद है, मतलब उसके बिना। और गोलगप्पे तो ऐसा बोलते हैं कि लड़कियों को बहुत पसंद होते हैं, लेकिन इसके साथ में ऐसा है कि अगर गोलगप्पे का नाम लिया तो मैं तो फिर भी रह जाऊंगी, लेकिन ये सबसे पहले जाके गोलगप्पे खा के आएगा। चटपटी चीजें नहीं खाती। आपको नहीं पसंद, मतलब खाने पीने में थोड़ा सा आपको ऐसा लगता है? हाँ, मुझे इतना ज्यादा नहीं पसंद, मैं हेल्दी फूड ज्यादा प्रेफर करती हूँ। वो जरूरी है, मुझे लगता है अपना प्रोफेशन, आपका प्रोफेशन इस तरह का है कि बहुत ज्यादा जरूरी है। नहीं, ये प्रोफेशन में ना आने से पहले बचपन से भी मेरा ऐसा ही था, मुझे बचपन से ही नहीं पसंद फास्ट फूड वगैरह। अपने आपको फिट और मेंटेन रखने के लिए क्या करती है? मैं कुछ भी नहीं करती, ना मैं जिम जाती हूँ, ना मैं कोई एक्सरसाइज करती हूँ, ना मैं कुछ एक्स्ट्रा केयर करती हूँ, क्योंकि मेरा मानना है जिंदगी एक बार मिली है, जितना चाहो जितना एक्सप्लोर कर सको, जितना अच्छे से जी सको जी लो। अभी सिस्टर अपनी बिजी रहती है, बहुत ज्यादा टाइम कम मिल पाता होगा इनको। दीदी से किसी तरह की कभी कोई शिकायत आपको रही है? शिकायत ऐसे तो कुछ नहीं रही, जैसे बचपन में लड़ाइयाँ होती थी बस वही शिकायत थी, बाकी तो ये जो बोलता हूँ मान लेती है बात मेरी। अच्छा, स्कूल में जब आप थे तब स्कूल से होमवर्क भी आपको काफी मिलता होगा, तो पढ़ाई वगैरह में कभी आपको लगता है दीदी की मदद मिली है आपको, किसी तरह से उन्होंने मदद की है आपको होमवर्क वगैरह करवाने में, या कुछ ऐसा कुछ मम्मी या पापा के ऊपर डिपेंडेंट रहे? नहीं, होमवर्क के मामले में खुद पे डिपेंडेंट था, किसी की तरफ से कोई मदद नहीं। ऐसा दोनों को कभी कुछ कहा ही नहीं कि आप पढ़ाई करो, होमवर्क करो, खुद अपने आप। नहीं, जैसे इनको स्कूल में होमवर्क मिला तो एज ए ये बड़ी सिस्टर है, तो बड़े कई बार घरों में होता है कि हाँ बहन आती है कि लाओ भाई मैं मदद करवा देती हूँ, मैं तुम्हारा होमवर्क करवा देती हूँ। नहीं, इस तरह का कभी उन्होंने कुछ किया या नहीं किया? नहीं किया। हार्दिक शिकायत है इस चीज को लेकर कि बड़ी बहन उनके नाते करवाना चाहिए था? नहीं, ऐसी तो कोई शिकायत नहीं है, मैं करवा लेता था, किसी दूसरे से करवा लेता था मेरा होमवर्क। ऐसा तो नहीं है कि घर जाके गुस्सा होंगी इसलिए आप नहीं बोल पा रहे? नहीं, बोला ही नहीं कभी, जरूरत ही नहीं पड़ी, या तो मैं खुद कर लेता था या किसी का कॉपी कर लेता था। शुक्रिया आप तीनों का, आप तीनों पत्रिका स्टूडियो आए और अपने बारे में अपनी जानकारी दी, और हम ये चाहेंगे इसी तरह से आप सक्सेस हासिल करती है और आगे बढ़ती है। थैंक यू सो मच। तो शी लीड्स फैमिली शो में फिलहाल के लिए इतना ही, फिर मिलेंगे किसी नए मेहमान के साथ, तब तक के लिए दीजिए इजाजत, नमस्कार।